गुड मॉर्निंग दोस्तों। राजस्थान ज्योग्राफी के चैप्टर चल रहे हैं और उस ज्योग्राफी में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग। संसाधनों के चैप्टर के ही एक सीरीज का हिस्सा है। वो नया चैप्टर आपके पास है एक खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात करना है। ये खनिज संसाधन होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या वर्गीकरण होते हैं, नहीं होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होता है। उसके बाद हम ये कह लो, ये जो खनिज संसाधन है वो राजस्थान में कितने प्रकार के हैं और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्यों कहते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है खनिज कितने प्रकार के हैं और कितने प्रकार का यूज हम लोग कर रहे हैं। ये एक अच्छा स्टैंडर्ड का प्रश्न होता है। वहां स्टूडेंट ढूंढता है हम लोग कहां से लाए नहीं लाए, वो प्रश्न इस बारे में पूछता है। लेकिन पहले अगर आपसे प्रश्न पूछे ये खनिज कहते किसे हैं, संसाधनवाद की बातें ही, संसाधन वो तब होगा जब मानव के उपयोग में आएगा, तो इसको खनिज किसे कहते हैं पहला एक ही प्रश्न होना चाहिए, किसे कहते हैं। ये एक अच्छा स्टैंडर्ड का प्रश्न है। तो हम यूं कह लो कि ये जो भूपटल पर उपलब्ध निश्चित रासायनिक संरचना वाले अजैव पदार्थ, यानी जैविक नहीं होने चाहिए, वो अजैव पदार्थ होने चाहिए, वो आपके क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। और खनिज हम पढ़ते हैं कि खनिज मानव के लिए उपयोगी है। हमारे राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज है, ये कोई बता सकता है क्या? राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, कितने प्रकार के खनिज है राजस्थान में, कहीं पढ़ा हो कभी? कितने प्रकार के हैं और कितने प्रकार के खनिजों का हम उपयोग कर रहे हैं, कुछ आइडिया हो किसी को? 84 प्रकार के नहीं है। और कोई? 84 प्रकार के नहीं है और किसी ने लिखवाए हैं, कहीं लिखे हैं तब भी गलत लिखे हैं। और कोई कुछ बोलना चाहें? और ये प्रश्न क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक सर्वे से आएगा, वहां पे 84 प्रकार लिखा हुआ है ही नहीं, तो आप स्टूडेंट को जवाब देने का कोई विकल्प नहीं होगा कि वो 84 प्रकार लाएगा कहां से, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में 84 प्रकार लिखे हुए है ही नहीं। फिर वहां कहोगे हम 84 प्रकार के ढूंढे ढूंढे, कहां से नहीं ढूंढ सकते हैं आप लोग। 81, ये कह सकते हो आप, सही बात है। पहले एक लाइन लिखना, फिर हम आगे लाइन लिखेंगे। एक बार पहली लाइन को लिखें, खनिज संसाधन में लिखना है, खाने और खनिज संपदा लिखते हैं, खनिज संसाधन लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखेगा लाइन को, भूपटल पर, आवाज नहीं आ रही, भूपटल पर, भूपटल पर प्राकृतिक रूप से भूपटल पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध उपलब्ध किसी निश्चित रासायनिक संरचना वाली, किसी निश्चित रासायनिक संरचना वाली अजैव पदार्थ, अजैव पदार्थ, अजैव पदार्थ खनिज कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन, राजस्थान को खनिजों का, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में
81 प्रकार की, राजस्थान में 81 प्रकार की खनिज पाए जाते हैं। 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों 58 प्रकार के खनिजों का 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। ये तो बहुत बेसिक सा नॉलेज है जिसके बारे में आना चाहिए। 81 प्रकार के हैं और 58 का खनन कर रहे हैं। ये कहां लिखा हुआ है याद रखना है, ये आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? आर्थिक समीक्षा में। और अब कोई तुम्हारे को कहता है कि मैं 84 लिखा दूं, कोई 82 लिखा दूं, कोई 83 लिखा दूं, ये सब फालतू की बातें। इस बात को याद, क्योंकि अगर ये पूछा एग्जैक्टली आंकड़ा, तो आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे में है तो वहीं से उसको पूछना है, इधर उधर से नहीं पूछ सकता है। फिर कह रहा है वो खनिजों का अजायब घर है। जब यहां पर इतने प्रकार के खनिज है तो इसको हम अजायब घर ही कहेंगे। इसके थोड़ा सा हम आगे अगर चलें, यहां से बहुत सारी चीजें निकल कर आएगी कि एक शब्द आता है भारतीय खान ब्यूरो। सुना होगा नाम सबने, भारतीय खान ब्यूरो। ये जो भारतीय खान ब्यूरो है, इसका मुख्यालय कहां है? भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय, एक प्रश्न तो ये रहेगा। फिर भारत में जीएसआई है एक, जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भूगर्भिक सर्वेक्षण का जो काम करता है जीएसआई, इस जीएसआई ने भारत की, लिखना नहीं है ध्यान रखना है, भारत की पहली मिनरल लाइब्रेरी, देख लो खनिज का भी पुस्तकालय बना दिया है, मिनरल लाइब्रेरी। इसका मतलब यह है कि वहां पे खनिज से जुड़ी हुई सारी जानकारी है। और ये भारत की पहली ऐसी लाइब्रेरी जो खुली हुई है। ऐसी पहली लाइब्रेरी आपके झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू। एक तो ये, फिर ये जो खनिज है, इस खनिजों को निकालने के लिए खनन की विधियां हैं, और वो खनन की विधियां आजकल एग्जाम में आना शुरू हो गई। और आज दिन तक मैं जहां तक मानता हूं, आप में से किसी को भी किसी खनन विधि का नाम नहीं पता है। और आपको केवल ये पता है खनिज है, वो है, वो है, सब है, लेकिन आप ये नहीं जानते खनिज की विधियां कौन सी है। और एग्जाम आजकल वहां से प्रश्न लेकर आता है। फिर एक RSMML है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। सुना होगा नाम, सबने सुना है। लिखना हम आगे लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। लिखो लाइन को, भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में। लाइन को चेंज करो, लिखो जीएसआई पूरा नाम लिखना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जीएसआई पूरा नाम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत की पहली मिनरल, भारत की पहली मिनरल लाइब्रेरी भारत की पहली मिनरल लाइब्रेरी कोटा में खोली गई, सॉरी झुंझुनू में स्थापित की गई, झुंझुनू में स्थापित की गई।
लाइन को चेंज करके लिखो, लाइन को चेंज करके लिखना है। राजस्थान का पहला राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय, माइनिंग यूनिवर्सिटी, खनन विश्वविद्यालय बजट 2023-24 में, राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय बजट 2023-24 में कोटा में खोलने की घोषणा की गई, कोटा में खोलने की घोषणा की गई, परंतु यह विश्वविद्यालय 12 में खुलेगा, परंतु यह विश्वविद्यालय 12 में खुलेगा। घोषणा हुई थी कोटा में खुलेंगी, लेकिन कोटा में नहीं खुल रहा है, और ये भविष्य में खुल कहां रहा है, 12 में। हाँ अभी खुलेगा, अभी नहीं खुला, बहुत सारे काम बाकी इसके अंदर, खुलेगा। नेक्स्ट अगली लाइन, एक शब्द है रिफ्रैक्टरी खनिज, सुना है नाम? रिफ्रैक्टरी खनिज सुना है, क्या होता है रिफ्रैक्टरी खनिज? नहीं सुना है तो सुनो, देखो इधर, ये होते क्या है, इस तरह से कल कारखानों में चिमनी लगी रहती है, क्या लगी रहती है, चिमनी, और इसमें से देखते हो आप लोग, फिर धुआं जो है वो बाहर निकलता है, और ये चिमनियां अगर लोहे की बनी हुई होती तो ये चिमनियां 1 दिन में 2 दिन में गर्म होकर खत्म हो जाती, लेकिन ये चिमनियां वर्षों तक चली रहती है। इसका मतलब ये चिमनी लोहे की बनी हुई नहीं होती है। ये जो चिमनी है, इन चिमनी की ये जो अंदर की यहाँ की दीवारें बनती है, ये दीवारें बनाने में जिन खनिजों का प्रयोग होता है, या इन दीवारों की ईंटें बनने की जो चीजों का प्रयोग होता है, उन खनिजों को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी खनिज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उच्च ताप की भट्टियों की अंदरूनी दीवारों की ईंटें बनाने में जिन खनिजों का प्रयोग होता है, उन खनिजों को रिफ्रैक्टरी खनिज कहते हैं। रिफ्रैक्टरी खनिज होते कौन सा है? तो एक खनिज होता है जैसे आपका सिलिका, एक खनिज होता है आपका काइनाइट, एक खनिज होता है आपका फायरेक्ले। ये सारे के सारे रिफ्रैक्टरी खनिज के उदाहरण हैं, और एग्जाम में कभी कभी आता है निम्न में से कौन सा रिफ्रैक्टरी खनिज है या नहीं है। तो ये प्रश्न यहां पर आता है, इस बात को याद रखना है, आपको इसी फॉर्मेट में लिखने के स्टार्ट किया जाए। रिफ्रैक्टरी खनिज यदि डालना है, रिफ्रैक्टरी खनिज, फिर लिखना है इसके अंदर रिफ्रैक्टरी खनिज, इसमें लिखो जिन खनिजों का उपयोग उच्च ताप की भट्टियों जिन खनिजों का उपयोग उच्च ताप की भट्टियों की अंदरूनी दीवारें की ईंटें बनाने में किया जाता है उन्हें रिफ्रैक्टरी खनिज कहते हैं। रिफ्रैक्टरी खनिज कहते हैं। जैसे ये उदाहरण लिख रहे हैं, सिलिका, काइनाइट, फायरेक्ले आदि।
सिलिका, काइनेट, फायरेक्ले आदि। सिलिका, काइनाइट, फायरेक्ले आदि। फिर अगर हम देखें इसी में एक हमारे पास है RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विभाग या खान एवं खनिज लिमिटेड। तो डिपार्टमेंट आता है उसको अलग से लिखेंगे हम लोग। एक तो ये प्रश्न है इसकी स्थापना कब हुई लिखना, नहीं वेट करना है, स्थापना कब हुई। दूसरा इसका मुख्यालय कहां है, मुख्यालय, और किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है, अधिनियम के तहत, यानी कौन सा एक्ट है। आप लोग एक बात समझते होंगे कि कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसके लिए अपने भारत की धरती पे कंपनी अधिनियम है। तो कंपनी अधिनियम कब का है, कॉमर्स में पढ़ा हो किसी ने तो उसमें प्रश्न आता है। कंपनी एक्ट है उसके अंदर इसकी स्थापना होती है तो उसके बारे में आता है। तो आप तो सिंपल से एक बार ये बता दो इस RSMML का मुख्यालय कहां है, ये बता दो आप तो पहले। स्थापना मेरे को पता आपको बहुत दूर की कोड़ी है, ये मुख्यालय कहां है ये बता दो आप। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड का स्थापना मुख्यालय कहां है, इसका हेडक्वार्टर हमारे उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड का मुख्यालय या हेडक्वार्टर जिसको आप लोग कह रहे हैं वो उदयपुर के अंदर है। और अब आप कहोगे उदयपुर में है कहां, ये एक बड़ा विषय है। तो उदयपुर में हमारे पास है लेकिन हम इसके बारे में कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहां मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। मीरा गर्ल्स कॉलेज के सामने काले कांच वाली बिल्डिंग है बड़ी सी, वहां पर 3 डिपार्टमेंट के मुख्यालय हैं। अगर वहां पे जाओगे इस तरह से एक सर्किल है पूरा पूरा, ये वाला एक मगरी है, इधर एक पार्ट में या RSMML वाले हैं, इधर एक पार्ट में यहां पे वो दारू वाले हैं, और इधर एक पार्ट में वो देवता वाले हैं। आबकारी विभाग यहीं पर है, देवस्थान विभाग यहीं पर है, और ये खनिज वाले हैं। इन तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है हमारे पास, उदयपुर में। इन तीन का हेडक्वार्टर है। और जब एकीकरण हुआ था तो उस समय उदयपुर वालों ने कहा था कि हमारे को मिलेगा क्या, हम इतनी बड़ी रियासत दे रहे हैं तो हमारे को तुम क्या दोगे, बोले तुम्हारे को बहुत कुछ देंगे, और ये सब कुछ इस उदयपुर को दे दिया। और दक्षिण राजस्थान में देखो माइनिंग सबसे ज्यादा अपने इधर हो रही है, खूब हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये उदयपुर में ही कौन सा कंपनी अधिनियम है और किस तारीख को इसकी स्थापना हुई है, तो ये एक थोड़ा सा प्रश्न है। तो इसकी स्थापना की अगर बात करोगे तो ये स्थापित होता 30 अक्टूबर 1974, और एक एक्ट आता है कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 1956, इसके तहत स्थापना हुई है। आपको लिखना है इसी फॉर्मेट में RSMML, RSMML, पहले पूरा नाम लिखना है इसका, एक बार पहले पूरा नाम लिखना RSMML, फिर पूरा नाम लिखना है राजस्थान स्टेट माइंस, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, फिर लिखो स्थापना सारी चीजें ऐसे लिखना, एज इट इज लिख लो।
हो गया? नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं, नेक्स्ट लाइन से इसे में लिख रहे जो आगे काम आएगी। आर एस एम एम एल जो इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को। आर एस एम एम एल कंपनी की मुख्य गतिविधियों को चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है, जिसे स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट फॉर प्रॉफिट बिजनेस स्ट्रेटजिक बिजनेस फॉर नहीं लिखना है, फॉर शब्द गलत होगा यहां पे। स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं लिखना है इसको, एवं प्रॉफिट सेंटर। स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर कहा जाता है जिस पर सीधा नियंत्रण उदयपुर कॉरपोरेट ऑफिस का होता है। शॉर्ट टर्म लिखा जाता है इसको SBU&PC। स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर। और ये जब आएगा तो इसका प्रश्न क्यों गलत होगा उसको बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट फॉर प्रॉफिट सेंटर जो है, प्रॉफिट सेंटर, ये चार तरह के हैं। ये चार तरह के हैं, कौन कौन से हैं? अगर इन चार तरह की बात करोगे तो ये सेम नाम चलते जाएंगे। एक है आपका रॉक फॉस्फेट, लिखना नहीं है, ध्यान रखना, रॉक फॉस्फेट। एक जिप्सम, एक लिग्नाइट, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, लिग्नाइट, और एक है आपका पास इसमें लाइमस्टोन। अब इसमें से प्रश्न ये होगा, अभी तक तो आया नहीं है लेकिन भविष्य में कभी आएगा, कि SBU&PC रॉक फॉस्फेट कहां है, जिप्सम कहां है, लिग्नाइट कहां है, लाइमस्टोन कहां है। इन सब के आगे क्या लगा रहेगा? SBU&PC, ये नाम इसके आगे लगा रहेगा और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा कहां है। और ऑप्शन ऐसे आएंगे कि वहां स्टूडेंट अनुमान नहीं लगा पाएगा कि आया ही कहां से। और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा हुआ है
जैसे रॉक फॉस्फेट का नाम आया तो आप लोग सब जानते होंगे कि राजस्थान में रॉक फॉस्फेट कहां देखने को मिलेगा, तो आपको कहां देखने को मिलेगा, झामरकोटला, यानी ये सेंटर यहां पर झामरकोटला में। और झामरकोटला कहां पर, तो आप लोग सब समझते हैं उदयपुर के हिस्से में है। झामरकोटला कहां है, उदयपुर में है। अब ये जिप्सम, लिग्नाइट और लाइमस्टोन, ये बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि ये एक दो तीन चीजें तो ठीक है, जो सेम सेम है वो तो कहानी चल जाती है, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग है। जैसे जिप्सम देखोगे बीकानेर में, हमारे को पता कोई दिक्कत नहीं, जिप्सम कहां मिलेगा, बीकानेर मिलेगा। कंफ्यूजन रहेगा एक तो लिग्नाइट में और एक कंफ्यूजन रहेगा लाइमस्टोन में। तो लिग्नाइट और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी जो है वो आपका जोधपुर में है, और लिग्नाइट जो है वो बड़ा गड़बड़ होगा, वो होगा जयपुर में, जबकि जयपुर वाले के कोयले से कई लेना देना नहीं, जयपुर वाले के कोयले से कई लेना देना नहीं है। और यही प्रश्न मेरे को लगता है भविष्य के बड़े एग्जामों में आ सकता है। आरएस मेंस पेपर का अगर पेपर देखो तो उसमें वो सिंपल सा ऐसा प्रश्न लिख सकता है कि आरएसएमएमएल के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर के नाम लिखो, और 2 नंबर का प्रश्न ये लिखकर चले गए। तो यही कहानी है। क्या लिखा हमने लाइन को, लाइन को क्या लिखा है, ये लिखा है ना, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर कहा जाता है, ये लिखा है। अब आपको इस तो फॉर्मूला लिखना है, कौन कौन से इस तो लिखना है, यहाँ पे सेम लिखना है जैसे लिखा वैसे के वैसे। हो गया, अगली लाइन को लिखो। अगली लाइन को लिखना है, खनिजों को, खनिजों को खानों से खोदकर, खनिजों को खानों से खोदकर निकालने के लिए, निकालने के लिए अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के बजाय की लिखना, अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की खनन विधियों, अनेक प्रकार की खनन विधियों, अनेक प्रकार की खनन विधियों का प्रयोग
अनेक प्रकार की खनन विधियों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से जिसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से कहीं सुना है कभी आपने? बहुत सारे हैं, इसको देखना, लेकिन हम कुछ चीजें लिख जो काम किया। जैसे एक देखो, एक आती है आपकी आखनन विधि। क्या आती है? आखनन विधि। लिखना नहीं, वेट करना थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें समझा दूंगा। आखनन विधि। एक आती है आपके विवृत खनन, विवृत खनन। एक आता आपका कुपकी खनन, कुपकी खनन। और एक आता आपका ड्रिलिंग या प्रवेधन। और मेरे जैसा अगर कलाकार एग्जामिनर हो तो उसमें से एक प्रश्न पूछे, एक प्रश्न पूछे कि आपको प्राकृतिक गैस प्राप्त करनी है तो निम्न में से किस खनन विधि का प्रयोग करेंगे? किस खनन विधि का प्रयोग करेंगे? अगर आपको कोयला प्राप्त करना है तो निम्न में से किस खनन विधि का प्रयोग करेंगे? और हमारे पास हस्तशिल्प कलाएं, हस्तकलाओं के लिए मिट्टी चाहिए। जो मिट्टी आती है, जैसे बर्तन बनाते हैं, आपको मूर्ति बनती है, उसकी मिट्टी आती है, तो मिट्टी अगर प्राप्त करनी है तो वो मिट्टी भी एक खनिज संसाधन है, खान से खोद कर निकालना पड़ता है। जैसे आपकी मुल्तानी मिट्टी खान से खोद कर निकालनी पड़ती है, वो मिट्टी अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके किस प्रकार की खनन विधि का प्रयोग करेंगे? और ये प्रश्न बहुत छोटा सा है, एक बार ये कांस्टेबल के एग्जाम में आया है, इसलिए आपको भविष्य के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लिखो अनेक प्रकार की, कि जिसमें से प्रमुख, सबसे पहले लिखो आखनन विधि। आखनन विधि, आखनन विधि, आखनन, आखनन विधि, आखनन विधि। इसमें लिखो जब खनिज पदार्थ, जब खनिज पदार्थ धरातल की मिट्टी में ही, जब खनिज पदार्थ धरातल की मिट्टी में ही पाए जाते हो, पाए जाते हो, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लिखो दूसरा विवृत खनन विधि। विवृत खनन विधि, इसमें लिखना है जब खनिज पदार्थ, जब खनिज पदार्थ कुछ गहराई में, कुछ गहराई में पाया जाता हो, कुछ गहराई में पाया जाता हो और प्राप्त करने के लिए, और प्राप्त करने के लिए ऊपरी परत, ऊपरी परत हटाई जाती है, ऊपरी परत हटाई जाती है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कुपिकी खनन लिखना है। जब खनिज, जब खनिज कुछ गहराई में पाया जाता हो, जब खनिज कुछ गहराई में पाया जाता हो और उस तक पहुंचने के लिए
और उस तक पहुंचने के लिए कूपों का सहारा लिया जाता हो, और उस तक पहुंचने के लिए कूपों का सहारा लिया जाता हो, जैसे कोयला, जैसे कोयला। कोयला अगर प्राप्त करना है तो आपको कूप की खनन विधि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि आप ऊपर से अगर सारा हटा दोगे तो उसमें आग लग सकती है। इसलिए वो कहते हैं कूप की खनन के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। कूप का मतलब कुआं। नेक्स्ट, ड्रिलिंग या प्रवेधन। ड्रिलिंग या प्रवेधन, ड्रिलिंग या प्रवेधन, इसमें लिखो, जब खनिज, जब खनिज अत्यधिक गहराई में पाया जाता हो, अत्यधिक गहराई में पाया जाता हो, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग जैसी, जैसी पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल डीजल, प्राकृतिक गैस आदि, यानी बहुत ज्यादा गहराई में है और उसको अगर प्राप्त करना है तो आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। अगर आपको पानी भी निकालना है, ट्यूबवेल खोद रहे हैं, तो उस ट्यूबवेल खोदने के लिए भी आप इसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। आप इस बात को याद रखना है। कुछ चीजें और है लेकिन वो आपके काम के नहीं है, हम उसको नहीं लिखेंगे, काम के नहीं है, इसलिए उसको छोड़ के जाएंगे हम लोग, है ना। तो लिखा खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के होते हैं खनिज? दो प्रकार के, कौन कौन से? धात्विक और अधात्विक। हम देखते हैं, देखिए इधर से लाइन आ जाती है क्या? दो ही लाइनें चाहिए अपने को, तो हम इसको ले लेते हैं, देखिए इंसर्ट कर लेते हैं, आता है क्या कुछ? ये तो लाइन भी हटेगा भी नहीं। ओके, इंसर्ट में फिर एक ही चाहिए अपने को। अच्छा, इसके बिना तो जाएगा भी नहीं, और बीच में से लाइन मिटेगी भी नहीं, कैंसिल ही कर दो इसको। खनिजों का वर्गीकरण, आप लोग अगर देखते हैं तो खनिज दो प्रकार के होते हैं मूल रूप से। ओहो, बंद हो गया सारा सिस्टम। हाँ, बंद ही आओ, वही बंद हो गया, बंद हो गया। इसको वापस चलाओ। ये तो यही बंद हुआ।
दो प्रकार के खनिज लिख रहे थे हम लोग कि खनिज दो प्रकार के होते हैं मूल रूप से, और उसमें मूल रूप से दो प्रकार के थे कौन कौन से, अगर हम इसको देखना चाहें। एक हमारे पास, आपने पढ़ा है, बेसिक सा नॉलेज है, सबको पता रहता है, एक खनिज होता है हमारे पास धात्विक, लिखना नहीं है, धात्विक, या इसी को हम कहते हैं धातु खनिज, धात्विक या धातु खनिज, तत्व खनिज। इसके बाद एक हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास अधात्विक, या फिर इसको हम लिख सकते हैं अधातु खनिज, अधात्विक या अधातु खनिज। इंग्लिश में इसको लिखते हैं आप लोग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ये जो खनिज है ये पुनः आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आपका लौह अयस्क खनिज, और एक होता है अलोह अयस्क खनिज, अलोह अयस्क खनिज। इसका मतलब यह है कि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसके अंदर लोहे की मात्रा होती है, और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं होती है। लिखना नहीं, वेट करना थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें, क्योंकि फिर आप आगे जाके नहीं बनेगा। ये जो अधात्विक खनिज है इसका वर्गीकरण फिर एक अलग तरह से किया जाता है। अलग तरह से वर्गीकरण में इसमें जैसे लिखा जाता है, एक लिखते हैं इसको रासायनिक खनिज, रासायनिक खनिज शॉर्ट लिखूंगा, ध्यान रखना, रासायनिक खनिज। एक लिखते हैं इसमें आणविक खनिज, शॉर्ट शॉर्ट लिखना आणविक खनिज। एक लिखा जाता है बहुमूल्य पत्थर, एक लिखते हैं हम लोग इमारती पत्थर, इमारती पत्थर। और एक इसी का लिखा जाता है यहीं पे, वो एक होता है इसमें उर्वरक खनिज। ये इसके क्लासिफाइड है जो हमारे को आना चाहिए, और एक अच्छा स्टैंडर्ड का प्रश्न पैमाना एग्जाम में यहाँ पे सेट करके चला जाता है, और वहां स्टूडेंट देखता है कि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद भी ये प्रश्न हमारे को क्यों नहीं आया। तो ये लौह अयस्क कौन कौन से होते हैं और अलोह अयस्क कौन कौन से होते हैं, ये एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि धात्विक खनिज कहते किसको है और इसकी क्या विशेषताएं होती है, ये बता दो मेरे को आप। धात्विक खनिज किसे कहते हैं और क्या विशेषता होती है, कुछ पता है क्या? हम्म, हाँ, क्या क्या लिख रहा है? हाँ, लोहे का अंश पाया जाता तो लिख लिया हमने, पहले ही पता चल गया वो तो। और कोई इसके अलावा और क्या विशेषता हो सकती है इसकी? लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, टंगस्टन, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, ये सब के सब इधर के उदाहरण हैं। प्लेटिनम इधर नहीं आएगा, प्लेटिनम इधर लिखोगे तो गड़बड़, ये व्हाइट गोल्ड अलग है। प्लेटिनम इधर नहीं लिखना। ये सारे के ये हैं। अलोह में आएगा आपका तांबा, सोना, चांदी, सीसा,
जस्ता, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये सबके सब इधर आते हैं। और इसमें एक और चार्ज हम एक और लिख सकते हैं जिसको कहते हैं क्रोमियम। क्रोमियम, अगर इनकी विशेषताओं की बात करो कि धात्विक अधातु खनिज कैसे कहते हैं, जिसमें एक तो पहली बात होगी इसमें लोहे की धातु पाई जाती है या कोई ना कोई धातु पाई जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा करैक्टर ये होता है कि धात्विक खनिज जो होते हैं वो एक तो कठोर होते हैं और चमकीले होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या रखती है इसकी, एक कठोर और चमकीले, और दूसरा इनसे नवीन उत्पाद प्राप्त किया जाता है, यानी इसको बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। चांदी जैसे धरातल से निकलती है तो मिट्टी के साथ निकलती है, बाहर आती है, बाद में वो सिल्वर के रूप आती है, उसको बाद में आप ज्वेलरी बना रहे हो, बहुत सारी चीज यूज कर रहे हैं, तो उसको बदला जा सकता है। अधात्विक खनिज किसको कहते हैं, ये ऐसा धातु खनिज है जिसके अंदर धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है और ये कमजोर होता है, और ये धरातल में जैसा पाया जाता है उसको वैसा ही यूज करना होगा, हम अपनी तरफ से उसको बदल नहीं सकते हैं। अगर हम इस पे देखें, सबसे पहले देखो तो आणविक खनिज में अगर लिखना चाहें कि आणविक खनिज किसको कहते हैं, तो आणविक खनिज में आएगा आपका यूरेनियम, इसी आणविक खनिज में आएगा आपका थोरियम, इसमें आएगा आपका एक बेरिल, और एक आएगा आपका लिथियम। लिथियम, ये सब के सब क्या हैं, आणविक खनिजों के उदाहरण हैं। फिर हम चाहते हैं इसमें थोड़ा सा पास में कि बहुमूल्य पत्थर में कौन सा आएगा, तो आपने एक नाम सुना होगा पन्ना, एक नाम सुना होगा आपने तांबड़ा, और एक नाम और मैं यहां पे लिख रहा हूं हीरा। हीरा भी एक पत्थर है, आपने पढ़ा होगा कि हीरा कोयले की खदान से प्राप्त किया जाता है, कोयले की खदान से। इमारती पत्थर की अगर बात करोगी, संगमरमर, मार्बल जिसको कहते हैं, अब धरातल से मार्बल निकाल रहे वैसे निकल रहा है, आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, आप उसको केवल मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको पत्थर को काट रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाकी उसमें कुछ मिला के अलग नहीं बना रहे उसको, जैसा यूज वैसे। ऐसे इसमें देखोगे आपका बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। फिर आगे जा रहे हैं हम लोग उर्वरक खनिज, तो इसमें नाम पढ़ते आप लोग जिप्सम, पाइराइट्स, पाइराइट्स, रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट को इधर भी लिख लो उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रॉक फॉस्फेट, ये सब के सब आपकी क्या हैं, उर्वरक खनिज है, यानी जिससे उर्वरक बनाया जा सकता है वो इसके अंदर चले जाते हैं उर्वरक खनिजों में। और फिर अगर देख लो रासायनिक खनिजों में, तो हमारे पास इस रासायनिक खनिज में आएगा एक आपका बेराइट्स, बेराइट्स, नमक, घिया पत्थर, घिया पत्थर, और एक दो नाम और लिख सकते हैं हम यहां पर, एक कैल्साइट, कैल्साइट। ये उदाहरण देखकर जाने हैं क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर इससे आगे न जाए और इसी उदाहरण से आपको प्रश्न पूछकर चला जाए, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा अन्य और अधात्विक खनिज होते हैं। अगर हम इसको नीचे ले जाकर लिखें कि अन्य अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, तो उसमें बहुत सारे नाम और आ जाते हैं। इसी के अगर नीचे चले यहां पे अन्य अधात्विक खनिज, अन्य अधात्विक खनिज। और इस अन्य अधात्विक खनिजों के उदाहरण के रूप में बात करोगे आप लोग, तो आपके पास बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आप लोग देखना चाहें तो फेल्सपार, थोड़ा ऊपर लेके लिखता हूं मैं, फेल्सपार, बालू कांच, यानी कांच बनाने वाली मिट्टी, बालू कांच, एस्बेस्टोस, मुल्तानी मिट्टी,
खान से खोद कर निकालना इसको भी। मुल्तानी मिट्टी, ऐसे आपका डोलोमाइट, डोलोमाइट, एक वोलेस्टोनाइट, ये सब के सब आपकी खनिजों के वर्गीकरण हैं। और मेरे को ऐसा लगता है भविष्य में इसको सिंपल सा एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछ के आगे जा सकता है, आपको डेप्थ गहराई में प्रश्न ना पूछे। क्लियर बात को, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक कौन होता है धात्विक, दूसरा कौन सा होता है अधात्विक। धात्विक खनिज पुनः दो प्रकार का होता है, एक लोहा अयस्क खनिज होता है और एक अलोहा अयस्क खनिज होता है। अधात्विक खनिज के अलग अलग श्रेणी, रासायनिक खनिज, आणविक खनिज, बहुमूल्य पत्थर, इमारती पत्थर, उर्वरक खनिज और अन्य अधात्विक खनिज। लोहा अयस्क में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट आता है। अलोहा अयस्क खनिज में तांबा, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, प्लेटिनम, क्रोमियम आता है। और रासायनिक खनिज में आपका बेराइट्स, नमक, घिया पत्थर, कैल्साइट। आणविक खनिज में यूरेनियम, थोरियम, बेरिल, लिथियम और बहुमूल्य पन्ना, तांबड़ा, हीरा। इमारती पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर। और उर्वरक खनिज में ये नाम लिखे हुए हैं। विशेषताओं की हमने बात करी थी कि इनकी विशेषता होती क्या है, तो हमने कहा था कि ये जो धात्विक खनिज हैं, धात्विक खनिज, इन धात्विक खनिजों के अगर कैरेक्टर देखो, विशेषताओं की बात करें धात्विक खनिजों में देखो तो एक सिंपल सी बात कही कि ये कठोर व चमकीले होते। पहली बात तो ये कठोर व चमकीले। दूसरा, धातु की मात्रा पाई जाती है, धातु की मात्रा। और तीसरा, रूप बदलकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। इधर वालों की अगर विशेषताओं की बात करोगी तो मुलायम होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, मुलायम होते हैं। दूसरा, चमकीले नहीं होते, अपना धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, धातु की मात्रा नहीं। और तीसरा अगर कहोगी कि प्रकृति द्वारा जैसे प्राप्त होते हैं वैसे ही उपयोग में लाए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। ये इसका पूरा सिस्टम के साथ है। और एक और वर्गीकरण है खनिजों का, जिसमें मैं आपको लिख लेता हूं। एक अन्य वर्गीकरण और कर रखा है खनिजों का, जो कभी आए तो ध्यान रखिएगा और उस प्रश्न में बहुत अच्छे से कैटेगरी में देख कर जाना, अगर कभी आया तो उत्तर किसी लोगों के पास नहीं है। अन्य वर्गीकरण और लिख रहा हूं यहां पे, खनिजों का अन्य वर्गीकरण, खनिजों का अन्य वर्गीकरण। अन्य वर्गीकरण है क्या? एक वर्गीकरण दे रखा है जिसमें दो भाग में बांट रखा है, और वो दो भाग है कौन सी? एक लिखा उन्होंने मेजर मिनरल्स और एक लिखा है माइनर मिनरल्स। और मैं कह रहा हूं आप लोगों ने कभी भी इसको नहीं पढ़ा है, ऊपर वाला और आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको कभी नहीं पढ़ा है, इसको कभी नहीं पढ़ा। और ये आएगा कहां से? तो मैं फिर कह रहा हूं ये छोटी किताबें हमारे पास, उन किताबों में से आएगा। तो स्टूडेंट कहेगा ऐसा हमारे कभी पढ़ा ही नहीं, कहां से आ गया? और अगर अभी आपसे पूछूं कि मेजर मिनरल्स कौन सा है, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं है। मेजर मिनरल्स की अगर बात करोगे, अगर इस मेजर मिनरल की बात करें तो इसमें एक है हमारे पास मेजर मिनरल में सीमेंट, ग्रेट या ग्रेड लाइमस्टोन। सोच भी नहीं सकते तुम लोग कि ऐसा भी पूछ ले। वो सीमेंट बनाने वाला जो लाइमस्टोन है वो मेजर मिनरल्स है, और तुमने कभी पढ़ा नहीं और तुम कर भी नहीं सकते हैं। दूसरा, लौह अयस्क, लौह अयस्क, फिर इसमें आपका सीसा जस्ता। अब देख लो, ऊपर सीसा जस्ता कहीं और था, यहां पे आके कहीं और जा रहा है सीसा जस्ता। और इसमें एक नाम और देख लो, तो इसमें आपके पास तांबा
और इसी में आपके पास मैग्नीज, ये सब के सब मेजर मिनरल्स हैं मैग्नीज। बात आती है इधर माइनर मिनरल्स हैं, तो इस माइनर मिनरल्स में तो आपकी मर्जी है जो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नाम जितने लिखा हो यही याद रखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना आपको। इसमें आएगा आपका ग्रेनाइट, जिप्सम, ग्रेनाइट, जिप्सम, मार्बल, वही संगमरमर जिसको कह रहे हैं, मार्बल लिखो संगमरमर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्बल। फिर क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज का पत्थर है उसके बारे में बात करना चाह रहा है, क्वार्ट्ज। फिर अगर हम इसमें देखें क्वार्ट्ज के बाद तो इसमें क्या आपका सॉप स्टोन, फिर इसमें डोलोमाइट, डोलोमाइट, और एक और इसमें शायद तो हम लिख सकते हैं सिलिका सैंड। मेरे दोस्त ये आप लोग आज दिन तक पढ़कर नहीं गए हैं, आप लोगों ने ऊपर वाला वर्गीकरण सबने पढ़ा रखा है, नीचे वाला वर्गीकरण किसी ने नहीं पढ़ा, इस बात को याद रखना है। भविष्य मेरे को लगता है ऐसा वर्गीकरण आ सकता है, ये कहीं छोटी किताबों में है, तो इसलिए आपको इसको देखना है, इसी तरह से इस फॉर्मेट को लिखना है। और कल जब हम मिलेंगे तो हम फिर एक एक खनिज के बारे में बात करते हैं, कौन सा खनिज कहां मिलता है उसके बारे में बात करनी है। बाकी हमारा बेसिक बैकग्राउंड जो है खनिज संसाधन का वो सारा सारा यहाँ पे हो जाता है। क्लियर बात को, इसको आप लोग बना लेना आराम से बैठ के, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, उसमें बात करेंगे हम लोग खनिजों का प्रकार, यानी कौन कौन सा खनिज कहां कहां पाया जाता है उसके बारे में, वो 2-3 क्लास में होगा, उसको देखेंगे, उसको खत्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।